Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह फिर से आप क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री सेकंड पार्ट लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो हम लोग वहाँ तक मतलब तुल्यांकी भार अपचारकों का देखे थे। अब तुल्यांकी भार होता क्या है इसको समझते हैं। पदार्थ की वह मात्रा जो रासायनिक अपक्रिया में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करती है या हाइड्रोजन परमाणुओं की समान संख्या विस्थापित करती है, उसे पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते हैं। तुल्यांकी भार किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार का द्रव्यमान उसका तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हम लोग देखें 1 मोल का द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार ठीक है। पदार्थ का तुल्यांकी भार की संख्या क्या होती है? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ की तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्य की अविनाशता का नियम, इसको हम लोग जानते हैं। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ जब भी कोई पदार्थ, जिसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल तौर समझने का प्रयास करें कि किसी भी एक बल्ब या कोई भी एक लाइट है, ठीक है, कोई भी लाइट है, लाइट से अगर प्रकाश निकल रही है तो वह प्रकाश कोई न कोई तो ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, एनर्जी को ग्रहण कर रहा है, जिसका मतलब थोड़ी वह एनर्जी नष्ट हो गई। इन्वायरमेंट में भी वह एनर्जी क्या है, किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो। इसका मतलब यह हुआ कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, इसको देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में इसको दिया था, ठीक है। इसका होता है E/mc², जहाँ ई क्या ऊर्जा है, यम द्रव्यमान है, सी प्रकाश का वेग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन के पहले परमाणु के संदर्भ में अगर परिभाषा दी गई थी तो कणाद के द्वारा दी गई थी। महर्षि कणाद ने ही पहली बार बताया था किसी भी पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो एक निश्चित समय के बाद एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे और सूक्ष्म भाग में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। उसी को डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी बाद में आई 1803 में, जिन्होंने अपने आधार पे कुछ अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनका कहना था कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, वो अविभाज्य होते हैं, अर्थात किसी भी द्रव्य का सूक्ष्म कण अविभाज्य होता है। ये कणाद पहले ही बता चुके थे। उसके बाद परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मुख्य रूप से अगर कोई पूछे या आपकी जानकारी ले, बस एक ही कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। यह मानना था किसका? डाल्टन का। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत संशोधन क्या किया गया? जब जे टॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने परमाणु के कणों, सूक्ष्म कणों मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इस सब चीज़ों खोज कर ली तो ये सिद्धांत मिथ्या साबित हुआ। तो इसमें संशोधन किया गया कि भाई परमाणु भाज्य हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भार के हो सकते हैं जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक मतलब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार क्या है, ये आप देख रहे हैं ऊपर हाइड्रोजन के H1 भी हो जा रहा है, H2 भी हो जा रहा है और H3 भी हो जा रहा है। परमाणु भार मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन परमाणु क्रमांक वही है। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न, समस्थानिक होते हैं, और जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक आइसोबर कहते हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या है कि वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में, जैसे नाइट्रोजन है 7N14, उसके बाद कार्बन के एक अपरूप होता है 6C13, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप बात करें 7, 14 में 7 घटाएंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 7 जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही
इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन संख्या मिल जाएगी हमको 7। अगर इसमें 6 घटाएंगे तो आएगा कितना 7। तो इसका मतलब दोनों न्यूट्रॉन संख्या समान है। आगे देखते हैं। गैल-लुजाक का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी वैसे आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। 1808 के इन्होंने अपना नियम दिया था। इनके अनुसार क्या है, जब गैस परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों का आयतनों में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। इसका मतलब आयतन का, इसका मतलब यह हुआ सरल पूर्णांक अनुपात का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा है H2 + Cl2 एरो बना के 2HCl। तो जो हाइड्रोजन है उनके पर यहाँ पर आप देख रहे हैं दिखा रहा है कि अणु संख्या 1 है, परंतु परमाणु संख्या कितनी है 2। यहाँ परमाणु संख्या कितनी है 2, लेकिन यहाँ पे ये HCl 2 अणु बन गए। कहीं पे भी आप यहाँ से अगर बात करें अभिकारक से उत्पाद की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तब भी आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 परमाणु यहाँ पे थे, 2 एटम्स यहाँ पे थे, वही 2 एटम्स यहाँ पे हैं। बस समस्या यह है कि यहाँ पे ये अणु रूप में है, यहाँ पे ये एक अणु थे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ किसी परमाणु के आयतन कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आइसोटोन मैंने बता ही दिया आपको। आगे बताते हैं आपको परमाणु क्रमांक बताया, जिससे आपको मैंने किसी परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। बर्जिलियस की परिकल्पना क्या है, बर्जिलियस हाइपोथेसिस क्या है। 1811 में इन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधारित थी। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। इसका मतलब यह हुआ यदि आयतन समान है, इसका दाब समान है, इस पर ताप समान है, वही कहीं पे भी आप इसको ले जाएं या कहीं किसी व्यवस्था में अगर रहे तो इनके आयतन में परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि आयतन परिवर्तन तभी होगा कि जब दाब और ताप में कोई परिवर्तन होगा। दाब ताप परिवर्तन नहीं होने होगा तो कोई भी परिवर्तन आयतन होने वाला नहीं है। उसके बाद अवोगाद्रो का नियम क्या है बता दें आपको। जो मोलों की संख्या है अवोगाद्रो संख्या ही है। ठीक है, अवोगाद्रो लॉ क्या है, 1811 में इन्होंने सर्वप्रथम विचार किया और इन्होंने बताया क्या कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब यदि कहीं पे टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे क्लोरीन के यदि 2 अणु उपस्थित हैं और कहीं पे 14 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 अणु का जो यहाँ पे एक अणु का जो आयतन होगा वही कहीं जहाँ दूसरी जगह जो 14 डिग्री सेल्सियस ताप है वहाँ पे वही अणुओं का आयतन भी वही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि ताप और दाब समान हो तो अणुओं की संख्या भी समान होती है। अणु और अणुभार क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे Cl एक परमाणु है, 2 Cl मिल गए तो एक Cl2 बना दें, Cl2 एक अणु है। ये Cl2 स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेगा। किसी भी अणु का भार, जैसे इसका यहाँ पे 35 होता है, 35.5 मान लीजिए 35 लिया था लगभग में, 35 यहाँ 70 हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी अणु का जो भार होता है वही क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। चलते हम लोग आगे देखते हैं। बात की जाए अगर पदार्थ का भार कैसे ज्ञात किया, पदार्थ के अणु का द्रव्यमान बटे 11/12 गुणे C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, यह पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या और पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार जो आपको दिया जाता है पीरियाडिक टेबल, जिसे कार्बन का 12 है, सब अणुभार कहलाते हैं। पदार्थ का अणु, एक अणु का भार जो होगा वही अणुभार कहलाएगा। ठीक है, आयन भार और ग्राम आयन क्या है, किसी भी आयन का जो भार होता है वही क्या कहलाता है, आयन भार कहलाता है। ठीक है, और ग्राम आयन, ग्राम में व्यक्त आयन भार को ग्राम आयन कहते हैं। ठीक है, सूत्र भार क्या होता है, किसी भी एक सूत्र या किसी भी एक अणु का या किसी भी यौगिक का, जैसे मान लीजिए HCl हो गया, HCl में H का 1 है, H का 1 ग्राम है प्लस Cl का 35 है, तो 35 से कितना आ गया 36 ग्राम आ गया, तो ये सूत्र भार कहलाएगा। सूत्र भार अणुभार, अणु क्योंकि सूत्र अणु नहीं भी हो सकता है क्योंकि यौगिक भी हो सकता है। और तो अपरूपता क्या है, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप यदि प्रदर्शित होते हैं तो अपरूपता, जैसे हम लोग जानते हैं बहुत फेमस है डायमंड और ग्रेफाइट का। आप देख रहे हैं
ये डायमंड का है, ठीक है। दोनों में इसमें चतुष्फल की संरचना पाई जाती है, इसमें खटकोणी संरचना पाई जाती है, परंतु ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर होता है और ये कैसे होती है, क्षैतिज होती है। आप बीच बीच देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बांध बनने के कारण इसकी जो कैपेसिटी है पकड़ क्या है कमज़ोर हो जाती है, जबकि डायमंड की जो बंध बने होते हैं एक दूसरे से पूर्ण रूप से बंध बने होते हैं, इसलिए इनकी प्रबलता अधिक। बहुरूपता क्या है, किसी एक पदार्थ के दो या दो से अधिक रूपों में उपस्थित होना क्या कहलाता है, बहुरूपता कहलाता है, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन है, उसके अलावा जिंक ब्लेड है, जिंक सल्फाइड है, ये बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता क्या है, जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचना में भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। आइसोमर में जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इनमें के दोनों में क्या है, एक तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में क्या है, नाइट्रोजन संख्या 2 ही है, हाइड्रोजन 4 है, परंतु इसमें देख रहे हैं क्या, इनका सूत्रभार क्या है, अलग है। उसके अलावा आप देख लें एल्डिहाइड में भी है, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं, एल्डिहाइड में आगे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे CH3 CHO है, और कीटोन का भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे यौगिक आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं आगे, हम लोग देखते हैं धातु, अधातु और उपधातु। आप लोग जानते हैं जिनमें धातु गुण पाया जाता है वो धातु कहलाते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता वो अधातु, और जिनमें दोनों पाया जाता है वो उपधातु कहलाते हैं। अब गुण क्या क्या हैं, जिससे गुण की बात करें तो ऊष्मा चालकता हो गया, विद्युत चालकता हो गया, तन्यता हो गया, आघातवर्धनीयता हो गया, उच्च तनन सामर्थ्य हो गया, विद्युत ध्वनि प्रवाह हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किसी धातु के लक्षण होते हैं। अधातु में ये सब लक्षण नहीं पाए जाते हैं, अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब जब कोई भी अधातु है उसके ऊपर अगर आप क्या करेंगे, किसी हथौड़े से वीट करेंगे तो वीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो किसी धातु के टूटने का जो टूटना है क्या कहलाता है, उसका भंगुर गुण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं उपधातु क्या है, आप लोग बता दिया मैंने। जो धातु और अधातु दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु। मिश्र धातु क्या है, धातु और धातुओं के सरल मिश्रणों और ठोस विलयन को जिनमें धातु गुण पाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। अलावा कहते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे पीतल है, ठीक है, वो किसका मिश्रण है, कापर का और जडेन का, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं मापन के परिणामों का अभिलेखन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फर्स्ट लेसन में कि मापन कैसे किया जाए, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या कि भौतिक राशियों का सही मापन और उसके परिणामों को उचित अभिलेखन अति आवश्यक होता है, जिससे आप किसी भी अपकारक या किसी माप को निश्चित अनिश्चितता को दूर कर पाए। परिशुद्धता क्या है, किसी माप के 2 या 2 से अधिक परिणामों के मध्य समेल परिशुद्धता कहलाता है। यथार्थता क्या है, किसी पदार्थ के शुद्ध मान को क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। सार्थक अंक का मतलब समझिएगा, जैसे कि अभिलिखित माप में जो अंक निश्चितता से ज्ञात हों या निश्चित ज्ञात हो उसे क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे लिखा हो 1.02, इस सार्थक अंक कैटेगरी में आएगा। अब वही मान लीजिए 0.005 लिखा हो तो अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस अब आगे देखते हैं शून्य और सार्थक अंक क्या होते हैं। किसी माप के परिणाम में सार्थक अंक को गणना समांतर समानता उसके मान को देखकर की जा सकती है। आगे बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए इसमें आप देखेंगे तो 3 सार्थक अंक हैं, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 2.502, तो यहाँ पे भी 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि 0 जब 2 अंकों के बीच में आता है तो उसे काउंट कर लिया जाता है। उसके अतिरिक्त मान लीजिए कहीं लिखा हो 2.000, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है, मान लीजिए 12 हो गया, तो यहाँ पर 2 सार्थक अंक है। अगर यहीं 5 लग जाए तब काउंटिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं संकेत पद्धति में किसी संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वैज्ञानिक संकेतन क्या है, इसको ध्यान समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा फिजिक्स के फर्स्ट लेसन, वही टोटल चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा, क्या कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बहुत, इसमें क्या उसमें व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं और सार्थक राशियाँ होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बनी जैसे कि व्युत्पन्न राशियाँ दी जाती हैं, जैसे बल का न्यूटन हो गया, कार्य का जूल हो गया। कार्य जूल में कौन कौन ऊर्जा, ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा को भी नापा जाता है जूल में,
ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज में, शक्ति को वाट में, कूलाम, ठीक है, विद्युत शक्ति का विद्युत विभव वोल्ट में, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। विद्युत धारिता फैराडे में। तो फिलहाल ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस पद्धति में किसको क्या कहा जाता है। विद्युत चालकत्व तो सीमेंस में ये पढ़ाया जाएगा आपको। चुंबकीय आभाव धनत्व, ये सब चीज़ें आपके टॉपिक में हैं, ठीक है। दाब का पास्कल होता है, क्षेत्रफल का, ये कंपटीशन लेवल के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सांद्रता, हम लोग आते हैं इस पर देखते हैं सांद्रता क्या है। मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित की जाती है सांद्रता। यहाँ पे वेग को मीटर प्रति सेकंड दिखाया जाता है। त्वरण है मीटर प्रति वर्ग सेकंड में, ठीक है। उसका सक्रियण ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा क्या है इसको हम बता देते हैं अभी आपको। किसी भी तत्व के रासायनिक अपक्रिया करने की जो प्रक्रिया होती है या जितनी तीव्रता से रासायनिक अपक्रिया करता है उससे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये सब आपके टॉपिक आपके आगे लेसन में डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। यहीं पे क्लास 11th के सेकंड पार्ट कंप्लीट हो, अर्थात एनसीईआरटी का क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जो आपको टॉपिक न समझ में आया हो या आपको जो भी टॉपिक न समझ में आया